आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया या जो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, उससे थोड़ा कठिन है, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो आज का टेंस है, ये सभी के लिए है। मैंने बार बार बोला कि केवल पढ़ने वालों बच्चों के लिए नहीं है। जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लस जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामर हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बातें कर सकते हैं इंग्लिश में, उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। दादा दादी सब इसको पढ़ सकते हैं। तो लेट्स सी, आज हमारा जो अगला टेंस होगा वो है सिंपल प्रेजेंट, या हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कह दें, या सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दें, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ही बात है। वर्तमान साधारण काल या वर्तमान अनिश्चित काल इसको बोलते हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी हम टेंसेस पढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार की वाक्य होते हैं मेनली: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और अफर्मेटिव वाक्य है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रूल क्या है। रूल देखिए, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, धनात्मक जो वाक्य होते हैं, जिनमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड होगा ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी यूज एस और एस। मीन्स यूज का मतलब ऐड, वी ऐड एस और एस फॉर्म एस और, अच्छा, वी यूज एस और ई एस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसमें रूल ये लिखा हुआ है, एस और ई एस वाली फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जोड़ते हैं ना, तो वो एस और एस वाली फॉर्म बन जाती है। लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगी एस और एस वाली फॉर्म अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव है विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स। ये देखिए, इसीलिए मैंने पहले दिन आपको पर्सन बताए थे। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन सारे होते हैं। बाकी सेकंड पर्सन केवल यू होता है, फर्स्ट पर्सन केवल आई और वी होता है, बाकी जितना होता है सब थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन में देखो, मैंने आपको बताया था सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर कौन है? ही, शी, इट, वन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सब सिंगुलर है। इन्हीं को अगर हम एस लगा दें तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे दे, चेयर्स, बॉयज, गर्ल्स, ये प्लूरल है, तो हम प्लूरल की बात नहीं कर रहे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, निर्जीव चीज को भी हम जो है इट से वो करते हैं। कोई वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा और वो अफर्मेटिव वाक्य होगा, अगर किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, करेक्ट, तो एस और एस वाली फॉर्म लगेगी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। वाइल विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ऑल अदर सब्जेक्ट का मतलब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो आई और वी, चाहे सेकंड पर्सन यू, और चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओनली वर्ब वर्ड इज यूज। वर्ब वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ब की मूल अवस्था, फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं रूट। एस और एस वाली फॉर्म
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वो एस और एस वाली फॉर्म है, वो वर्ब वर्ड नहीं होगी, वर्ब वर्ड गो होगा, गोज नहीं होगा। हालांकि गोज को भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लेते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मूल अवस्था है वो गो है। प्ले नॉट प्लेस, तो प्ले वर्ब वर्ड है, यानी कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और एस वाली फॉर्म लगानी है, बाकी सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रही है। अब ये देखिए, पहले मैं इस वाले वाक्य को पढ़ता हूं। शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं ना, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते हैं तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी खेल रही है, मतलब आजकल खेलती है, जब उसको टाइम मिलता है वो खेलती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। इंडेफिनिट, जिसमें टाइम नहीं दे रखा है, देखो है ना, तो सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। अब प्ले में एस क्यों लगा, क्योंकि सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस और एस वाली फॉर्म लगेगी। तो प्ले में तो हम एस लगाते हैं ना केवल, गो में गोज लगाती है, इसका भी एक अलग रूल है, कहाँ एस लगेगा, ये एस लगेगा, वो तो अलग चैप्टर है, वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस वाली फॉर्म लग जाएगी, देखो ये एस वाली फॉर्म लगेगी। सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है, लेकिन आई प्ले फुटबॉल, इसमें हमने एस नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि आई जो है सिंगुलर तो है, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अपनी एक टेबल जो मैंने आपको बनाई थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको चेक करिए उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है। तो ये देखो, सी आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, सी प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। दे सिंग ए सॉन्ग, फिर देखो सिंग में एस नहीं लगाया हमने, क्योंकि दे थर्ड पर्सन तो है, लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। शरत यह है कि सिंगुलर भी होना चाहिए और थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। मोहन सिंह से सॉन्ग, देखो मोहन थर्ड पर्सन हो गया और सिंगुलर नंबर को तो एस लगा दिया, मोहन सिंह से सॉन्ग। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम हमेशा स्कूल, प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं। तो अब हमने गोज नहीं किया, क्योंकि वी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, लेकिन सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हमेशा स्कूल जाती है, तो यहां पर हमने गोज लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो ये है आपका पहला रूल कि अगर वाक्य अफर्मेटिव हुआ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ईएस वाली फॉर्म लगती है, और बाकी जितने भी और सब्जेक्ट्स हमारे हैं उन सबके साथ वर्ब की मूल अवस्था आती है, जिसके हम वर्ब वर्ड भी बोलते हैं। तो नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। यस, अब नाउ रूल नंबर 2 देखिए, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस था, अगर वाक्य इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में वी यूज डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, हम डज का प्रयोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में। अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखो, जो मैंने अभी आपको पहले दो टेंस पढ़ाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, में तो चाहे अफर्मेटिव वाक्य हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज और वर आएगा। लेकिन इसमें जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो क्या आएगी, डज। किसके साथ, एज ए हेल्पिंग वर्ब विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स। ये देखिए, यानी कि जिन सब्जेक्ट के साथ हम एस और एस लगा रहे थे ना, अब उनको अगर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए, और बाकी सबके साथ while do is used with all other subject, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग हो।
आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज और बाकी सबके साथ डू। और अब क्या होगा, एज ए मेन वर्ब वर्ड इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स। अब जो मेन वर्ब होगी उसमें एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम अब वर्ब वर्ड ही लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। देखो आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं, सिंगुलर थे पर थर्ड पर्सन नहीं, इसलिए डू आया और नॉट लगा दिया। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। शी डज नॉट प्ले चेस, वह शतरंज नहीं खेलती। देखो डज आ गया ना, तो प्ले में एस नहीं लगा। अगर एफर्मेटिव होगा तो सी प्लेज चेस ही होता, पर अब एस और एस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डू में ईएस लगा चुके, डज बना चुके उसको। तो हेल्पिंग वर्ब में ही एस और एस अगर लग जाए तो फिर जरूरत नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब तो चूंकि डू में ईएस लगाते हैं ना, तो डज होगी। तो सी डज नॉट प्ले चेस, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वे गाना नहीं गाते हैं। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, नेगेटिव हो गया। अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू दे सिंग ए सॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि वाक्य इंट्रोगेटिव कब होता है, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो डू दे से पहले तो डू दे सिंग ए सॉन्ग, क्या वे गाना गाते हैं। डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है। ही के साथ देखो डज लगा। वाई डू दे सिंग ए सॉन्ग, वह गाना क्यों गाते हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, पर तब भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता अगर डू दे से पहले नहीं आएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब डू जो है दे से पहले आएगा तभी वाक्य इंट्रोगेटिव होगा। When does he sing a song, वह गाना कब गाता है। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी वाक्य हो सकता है, देखो डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वे गाना नहीं गाते। तो जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद, ये बात ध्यान रखनी। कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद। वाई डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये देखो डज शी नॉट हेल्प देम, क्या वह उनकी मदद नहीं करती। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में ऑलरेडी बता चुका, अफर्मेटिव में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अब आइए अब आगे, अब कॉन्ट्रैक्टेड सेंटेंसेस इसमें भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड सेंटेंस का मतलब कि जैसे मैंने बताया इज प्लस नॉट इजेंट, आर प्लस नॉट आरंट, वज प्लस नॉट वजेंट, वर प्लस नॉट वरंट। इसी प्रकार से डज प्लस नॉट डजेंट और डू प्लस नॉट डोंट, ये बोलते हैं। सी डजेंट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलती। एक साथ अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो डज और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वे गाना नहीं गाते हैं। अब देखो डजंट शी प्ले फुटबॉल, मैंने बताया था अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। लेकिन नॉट एक ही शर्त पे आगे जा सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है तो नॉट ऐसे नहीं लग सकते डज नॉट सी, नो इट्स विल बी रॉन्ग, डजंट शी, या फिर ऐसे बोलो डज शी नॉट। ये बात ध्यान रखने की। तो डजंट शी प्ले फुटबॉल, डोंट वी गो देयर, वाई डजंट शी प्ले फुटबॉल एंड वाई डोंट दे हेल्प हिम। तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो ये था आज का आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, करेक्ट। अब इसका जो पैसिव वॉइस है
ये एक्टिव वॉइस था। देखिए इसका पैसिव वॉइस मैं आपको कल बताऊंगा। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। हमारा जो है एक दूसरा चैनल भी है भंडारी सर देहरादून के नाम से, उसमें मोटिवेशनल स्पीचेस देता हूँ, पेरेंटिंग बताता हूँ कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से एक माता पिता का अपने बच्चों के साथ संबंध होना चाहिए, इस सब में बताता हूँ। और हमारा स्कूल भी है दून वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से देहरादून में। अगर आपके बच्चे छोटे तो आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में करा सकते हैं। मैं आपको 11 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में मिलता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे से सवाल पूछिए, वाद विवाद करिए, तो सेटिस्फेक्शन अगर आपको होगा तभी आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में कराइए। अगर आपका बच्चे का भविष्य अगर आप अच्छा बनाना चाह रहे हैं, चरित्रवान बनाना चाह रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।